अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत एपिसोड के साथ में हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। आमीन। हफ्ते का आखिरी रोज़ होता है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वीकेंड से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर इस दफ़ा आप वीकेंड पे बाहर नहीं जा रहे तो आपके घर में इंटरटेनमेंट का सिलसिला ज़रूर जारी और सारी होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वर्ल्ड के कप। थ्रू, जिसका कल पहला मैच खेला गया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीता है। और पहला मैच था, एक्सपेक्टेड ये था कि इंग्लैंड जीतेगी और बहुत सारे लोगों के, वैसे जो क्रिकेट नहीं भी देखते उनको भी ये लग रहा था कि क्रिकेट में इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है न्यूजीलैंड से। लेकिन वही बात है कि क्रिकेट जो है उसकी आखिरी गेंद तक गिन जाती है। तो उसी तरीके से न्यूजीलैंड ने पहले जो है वो बॉलिंग की और फिर जब बैटिंग करने के लिए आए तो 37 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे 282 रन चेज कर लिया। अब आज जो है पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पहला मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का खेला जाएगा। और ये वैसे उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्टली पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वही वाली बात है कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता कुछ भी है। हो सकता है। आपको पता है ना, जब एक और जो इंटरेस्टिंग बात भी थी और हैरानकुन बात भी थी वो ये थी कि आपको पता है कि कल जो शायकीन थे वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब भारत का जितना भी स्टेडियम था वो पूरा तकरीबन खाली ही देखा गया। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी थी कि एक तरफ ये बोला जा रहा था कि टिकट्स जो है वो हाथों हाथ फरोख्त हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टेडियम की जानिब देखा जाए तो कोई अपोजिट ही मनाजर जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन बहरहाल वी होप कि जितने भी मैचेस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन आएँ ताकि प्लेयर्स की जो है अप्रिसिएशन भी हो सके। और प्लेयर्स का मेरे ख्याल से जोश और जज्बा वो डबल हो जाता है जब वो देखते हैं कि हमें देखने वाले स्पेक्टेटर्स ज़्यादा हैं। आज का मैच देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग है या क्या उनके प्लस पॉइंट्स है, किस तरीके से मैच में हिकमत अमली ली जाएगी और किस तरीके से मैच जो है वो खेला जाएगा, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मुतअद्दिद जगहों पर यह भी बोला जा रहा है कि दहशतगर्दी के खतरात भी लाहक हो सकते हैं। और इसमें यह बयान भी दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज कल दी गई थी और उसमें यह बोला गया था कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय हुकूमत को लेनी चाहिए क्योंकि जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं दुनिया भर से आ रहे हैं, 10 टीमें आ रही हैं, तो ऑफकोर्स अगर वो 10 टीमों की सिक्योरिटी नहीं होगी ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। वो 10 टीमें दुनिया भर से अगर भारत आ रही हैं तो ट्रस्ट लेके आ रही हैं और वो चाहते हैं कि वो सिक्योर एंड सेफ रहें। ठीक है। जिस तरीके से हमने कहा कि ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, आज मैच होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये मैच जो है वो अच्छा खेलने में आएगा। और फाइनली नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान है। सो वी होप कि पाकिस्तान डायरेक्टली ये जीतता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा। तो बाबर आजम ने भी कुछ, कप्तान है हमारे, कुछ शेयर की हैं बातें, वो देखते हैं। एक हफ्ते से हम हैदराबाद में और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी गई है और 2 मैचेस भी हुए हैं, प्रैक्टिस मैचेस। इसमें हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया और हमने हर एक को अपॉर्चुनिटी दी कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है, किसी भी मौके पे खेल सकता है। और बिल्कुल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही है और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जी, तो ये कप्तान भी हमारे पुरुमीद हैं और बाकी टीम भी पुरुमीद हैं। तो आइए जिक्र करते हैं अब कुछ यही कि आगे क्या होने वाला है, कुछ एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। और क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कैसा लगा कल का मैच आपको पहला? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंग्लैंड थोड़ा टफ टाइम देगी, क्योंकि इंग्लैंड की आपको पता है टीम बहुत अच्छी फॉर्म में थी, पर अनफॉर्चुनेट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल डिपार्टमेंट्स में जो है इन्होंने इनको बिल्कुल ही जीरो कर दिया न्यूजीलैंड ने। स्पेशली जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं, जिस तरह से इस विकेट्स पे उनको कंटेन किया कम रन्स पे। फिर दूसरा ये कि देखें, ओपनर ऊपर जब स्टार्ट हुआ था तो अभी आपने जिक्र भी किया कि थोड़ा सा बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, जो डिसअपॉइंटमेंट हुई अबाउट द क्राउड। जो है क्राउड की अटेंडेंस तो नहीं थी, हालांकि देखें वर्ल्ड कप के आप जितने भी देख लें ओपनिंग मैचेस जो है जैम पैक क्राउड होता है। और स्पेशली नेट पे तो काफी अरसे से चल रहा था कि टोटली सोल्ड आउट टिकट्स हो चुकी हैं। 1,30,000 की कैपेसिटी, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड। और ओपनिंग सेरेमनी, इस तरह का ओपनिंग सेरेमनी होना भी टोटली डिसअपॉइंटमेंट थी। और दूसरा जिस तरह का विकेट्स था, विकेट्स पे न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन जॉय रूट्स और बटलर कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो आके एक पार्टनरशिप लगी है 273 रन्स की, और दोनों का वर्ल्ड कप का डेब्यू था, रविंद्र और दूसरे कॉनवे का, जिन्होंने 152 की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली और ऑल डिपार्टमेंट्स में उन्होंने आउट क्लास किया।
अच्छा खुरम, अगर आज के मैच की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला मैच है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो 2 वार्म अप मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ इतनी खास अच्छी नहीं थी, तो क्या लगता है आज का मैच हम जीत पाएंगे? देखें, ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम काफी स्ट्रांग है। ऐसी बात है, नेदरलैंड हालांकि क्वालिफाई करके आई, नेदरलैंड की टीम भी अच्छी है क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं वो जाके साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज वगैरह इनको क्वालिफाई राउंड में हराया है और यहाँ आए हैं। और पाकिस्तान की टीम, देखिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप है, जितने पाकिस्तान मैचेस खेलने हैं और आज इन्होंने जर्नी का स्टार्ट करना है और जीत से करें, अच्छा कॉम्बिनेशन करें, ओपनर्स को परफॉर्म करना चाहिए जो पाकिस्तान लैग कर है, ताकि नीचे जो मिडिल ऑर्डर है हमारे, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, इफ्तिखार हो गए, सऊद शकील हो गए, जो बहुत अच्छी फॉर्म में, इनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन दूसरा ये है कि कल जिस तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड ने एक स्टार्टअप दिया है, दूसरा एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, एग्रेसिव अप्रोच के साथ किए हैं, तो पाकिस्तान के भी प्लेयर्स को एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। और देखें स्पिनर्स का बहुत वाइटल रोल होगा पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए, अब कोई मौका नहीं है, यही उन्होंने परफॉर्म करना है, आगे जाना है। पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, शाहीन शाह से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, हारिस रऊफ से, हारिस रऊफ वाला के बेट एक्सपेंसिव रहे हैं, और देखें कम बैक करने वाले हसन अली के लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें, और जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको बता दें कि जी दिस इज माई परफॉर्मेंस। ऑल राइट। अच्छा मलिक साहब, ये साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की बातें की जा रही हैं, उसके हवाले से आपके पास कोई अपडेट हो? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा भी सिलसिला हो सकता है जिस पे दफ्तर खारजा ने भी प्रेस रिलीज़ की है कि उम्मीद है कि भारत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी संभालेगा, लेकिन कहीं कहीं पर खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। देखिए पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जब भी होती है थ्रू, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है। इंडिया की टीम भी आपको पता है सिक्योरिटी पाकिस्तान नहीं आती, और दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन गवर्नमेंट का काम है। दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है होस्ट है बीसीसीआई, उनका काम है, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है तो सीरियस कंसर्न्स हैं। और थर्ड वन ये कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ से जाना चाहते हैं, शायकीन को उस तरह से वीजेज वगैरह इशू नहीं किए गए। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा हाई वोल्टेज मैच होना है, उसके अंदर भी सिक्योरिटी के हवाले से काफी जो है रिजर्वेशंस भी हैं। स्पेशली आपने पता है कि वहाँ पे 95% क्राउड जो है वो इंडियंस का होना है। मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम रिदम में हो, पाकिस्तान विन करती है तो उनका क्राउड्स का क्या रिएक्शन होगा वहाँ। अच्छा, और मलिक साहब, आज जो खेला जा रहा है मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान, ग्राउंड की सिचुएशन, पिच की सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए पाकिस्तानी टीम यहाँ पर आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से वहाँ मौजूद है, और कंडीशंस पता है आपको सब कॉन्टिनेंट्स की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, पाकिस्तान इंडो पाक की जो है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने वहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है, 2 मैचेस भी खेले हैं, इसी ग्राउंड पे खेले हैं। देखें सपोर्टिंग विकेट है, आपको पता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होने हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छा चांस है। अगर पाकिस्तान का टॉस विन करता है तो शुरू में पाकिस्तान जो है 350 प्लस करे, ताकि एक प्रेशर भी बिल्ड हो, और दूसरा ये है कि बैट्समैनों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे रन करने की। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम शहजाद अवान के वक्त के लिए, और आज उम्मीद करते हैं क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। ज़रूर मैच को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और सोशल मीडिया पे भी हर तरफ जो है ना अपनी टीम के बारे में लिखिएगा, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि ग्लोबल विलेज है सारी दुनिया, तो डेफिनेटली आप लोगों का लिखना वहाँ पर बहुत अच्छा होगा। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो क्यों ना गूगल डूडल की बात की जाए, तो कि वो भी चेंज हो चुका है आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। एग्जैक्टली, और आप देख सकते हैं कि 2 प्यारी प्यारी बतखें जो है वो हरे रंग के लिबास में मलबूस है, और वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही हैं, उनके हाथों में बैट हैं, और बड़े मजे का ये चीज़ लग रही है। कल से मैं देख रही हूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि 2 बतखें किस तरीके से एक जगह दूसरी जगह। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अभी 1-2 दिन रहेगा, ऑब्वियसली पूरा 1.5 महीना तो रख नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो हर तरफ जो है ना वो क्रिकेट की बहारें चल रही हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के इदारे जहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं पर बहुत ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ भी काम कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पिछले दिनों भी मेंशन किया था कि नेशनल हाईवे पुलिस और मोटरवे पुलिस बड़ी एक्टिव है लोगों की मदद करने के लिए, तो वहीं पर शेखुपुरा मोटरवे पर 6.5 लाख रुपए के जेवरात थे, जिनको असल
मालिक के हवाले कर दिया गया। ये बैग गुम हो गया था। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाले शहरी अरसलान फारूक का कीमती सामान और जेवरात शेखुपुरा रेस्ट एरिया में रह गए थे, जिसकी इत्तला उन्होंने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर दी। मोटरवे पुलिस ने पेट्रोलिंग ऑफिसर शाहिद और खातून पेट्रोलिंग ऑफिसर सबा अलवी ने सर्विस एरिया से शहरी का कीमती सामान तलाश किया और शहरी को इत्तला करके इसके हवाले कर दिया। शहरी ने अपना सामान मिल जाने पर मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। सेक्टर कमांडर मोटरवे M2 फैसल इकराम ने दोनों मोटरवे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की ईमानदारी पर तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि थोड़े थोड़े इनामात इनको मिलने चाहिए। एग्जैक्टली और ये भी है कि हमें भी कॉपरेशन करनी चाहिए। हम जो शहरी हैं उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली जो है वो इनके साथ कॉपरेशन करें। हर चीज़ पे हाइपर होना ज़रूरी नहीं होता, किसी चीज़ में थोड़ा सा इंतजार करना भी ज़रूरी होता है। इनके साथ कॉपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भरपूर तरीके से, अगर किसी और को भी ये चीज़ इस तरह की मिल जाती है तो कॉपरेट करके अपने पास ना रखें, बल्कि उसको बाहिफाजत उसके मालिक तक पहुँचाएं। एग्जैक्टली। और अब जिक्र करते हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसके हवाले से हम लोग जिक्र कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत, हमारी तमाम तर डिप्लोमेसी सब इस पर एक पेज पर हैं कि गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस या उसके अलावा भी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो उनको यहाँ से जाने के लिए एक सहूलत दी गई है, एक जो कि है 1 नवंबर तक। और 1 नवंबर तक उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और इसी हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफराद के लिए रज़ाकाराना तौर पर हमने ये सहूलत निकाली है कि 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ दें, वरना उसके बाद जो है वो अंजाम वो जिस तरीके से निपटा जाएगा वो एक अलग तरीकाकार होगा, और वो हरगिज इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से अभी फ्रीली जाने दिया जा रहा है। एक पैकेज है, हम लोग ये पैकेज देखते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरियों को दी जाने वाली डेडलाइन से पहले ही अफगान शहरियों की रजाकाराना इनखला का सिलसिला शुरू हो गया है। तुरखम सरहद पर मौजूद सरकारी जराये के मुताबिक सुबह से 30 अफगान खानदान अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। 16 ट्रकों पर मुश्तमिल इस काफिले में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की थी। अफगान कमिश्नरेट हुकाम के मुताबिक फिलहाल उन रजिस्टर्ड अफगान खानदानों की वापसी का अमल जारी है जो रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद ऐसे अफगान शहरी जिनके पास पाकिस्तान में रहने की कोई दस्तावेजात नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। अफगान कमिश्नरेट हुकाम के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा में 9 लाख से जायद अफगान शहरी मुकीम हैं, जिनमें 3 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। अफगान कमिश्नरेट के तर्जुमान के मुताबिक 6 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में 51% खैबर पुख्तनख्वा में रिहाइश पजीर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ नवीयत के जराइम में मुलविस हैं। आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में 597 अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 21 अफगान मुहाजिरीन को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। ये जो आप पैकेज देख रहे थे अफगानिस्तान से मुतल्लिक था, लेकिन अफगानिस्तान से हटकर पाकिस्तान में किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला कोई भी गैर कानूनी तौर पर रह रहा है तो ये तमाम लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मंसूर साहब, ये कितना खुशाइंद फैसला है और कितना अहम फैसला है इस वक्त में? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बहुत अहम फैसला है, बहुत अहम मौजू है। जहाँ तक जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं और अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनके इनखला, उनको यहाँ से भेजना, वापस भेजना अपने मुल्कों को हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये तमाम दुनिया में जो कवानीन राइज हैं उनके मुताबिक है। लेकिन जहाँ तक अफगान मुहाजिरीन का ताल्लुक है, ये ज़रा हसास और सेंसिटिव इशू है। और इसमें आपको पता है कई दहाइयों से जब अफगान जिहाद हुआ था और उसके बाद अगली 3-4 दहाइयों से मिलियंस ऑफ अफगान यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें अफगान रेफ्यूजीज जो रजिस्टर्ड हैं UNHCR के साथ वो भी हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों में जब वो तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया तो उसके बाद एक बड़ी तादाद में अफगान यहाँ पे या तो वीज़ों पे आए, उनके वीज़ा अब एक्सपायर हो गए हैं, या वैसे अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से आए बॉर्डर क्रॉस करके और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब इनको ये चूंकि पश्तून पॉपुलेशन है या हज़ारा पॉपुलेशन है तो हमारी पॉपुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हुई हुई हैं। तो जब इनको इस तरह से भेजने का डिसीजन दिया गया है तो साथ ही मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ मुश्किलात आएंगी। एक तो ये कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो या बलूचिस्तान की हो या इवन
सिंध में कराची में बहुत ज़्यादा अफ़गान मुहाजिर बसते हैं, तो वहाँ पे उनको एक एक्शन लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरे, अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अफ़गान जब जाएँ, क्योंकि ये इंसानी मसला है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, जब ये अफ़गान वापस जाएँ तो अपने मुल्कों में सेटल हो सकें। तो हमें इस इश्यू से इस तरह डील करना चाहिए कि हमने इस अफ़गान मुहाजिरीन को होस्ट करके पाकिस्तान में 4 से 5 दहाइयों में बहुत एक नेक नामी कमाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की सोसाइटी को दुनिया ने बहुत एप्रिशिएट किया है। तो इनकी वापसी का अमल भी इस तरह से होना चाहिए कि दोनों ममालिक आपस में एक डायलॉग के ज़रिए, एक शेड्यूल के ज़रिए ये तय करें। मेरे ख़्याल में जो टाइमलाइन है 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, वो ज़रा टाइट है, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अथॉरिटीज़ शायद उसको एक्सटेंड करने पर भी गौर कर रही होंगी। एग्जैक्टली। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से डेडलाइन दे दी गई है, तो इसका क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है ये गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के लिए, और उनको किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है? देखिए, ये पिछले सालों में भी 2016-17 में भी मुझे याद है, एक दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया था, और फिर हमारे इदारे और हमारी हुकूमतों ने अफ़गान्स को, यहाँ से अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स को वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था, और उनकी हुकूमत से भी इस सिलसिले में ताउन मांगा गया था। इसमें मुश्किलात आती हैं, क्योंकि ये अफ़गान्स वहाँ अफ़गानिस्तान में आजकल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तमाम लोग विलिंगली वापस जाने पर रज़ामंद हों। सिक्योरिटी सिचुएशन तो वहाँ की काफ़ी बेहतर है अब, लेकिन जो इकोनॉमिक या इक़्तिसादी हालात हैं, जो रोज़मर्रा की लिविंग है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वापस जा सकें। इसलिए मेरा ख़्याल है इनको फ़ेज़ेज़ में वापस भेजना पड़ेगा, और इस जो मुश्किलात आएँगी, क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हद तक मिक्स हुए हुए हैं। आप देख लें तमाम शहरों में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, क्वेटा में, ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के साथ बहुत मिक्स्ड हैं, और काफ़ी लोग पश्तून हैं, हज़ारा हैं या ताजिक्स हैं, वो यहाँ पे कल्चरली भी ये दूसरे फॉरेनर्स से फ़र्क हैं। तो मेरा ख़्याल है इसलिए ये तो पाकिस्तान की हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसी किस्म की भी पॉलिसी गैर मुल्की बाशिंदों के लिए, ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी हों उनके लिए अपनाए। लेकिन अफ़गान्स के लिए एक सेंसिटिव इशू है, ये हमें एक ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिससे हमारा आगे डायलॉग अफ़गानिस्तान के साथ मुतासिर ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात मुतासिर ना हो, और फिर ये रिलेटेड है, अफ़गान्स जो आते हैं गैर कानूनी तौर पर, या अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स मुकीम हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट, टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी, इस तरह के ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो उन इश्यूज के ऊपर भी अफगान हुकूमत का ताउन हमें चाहिए होगा। तो मेरा ख्याल है एक ऐसे तरीके से चलना पड़ेगा जिसमें हमारी रिलेशनशिप भी अफगानिस्तान के साथ लॉन्गर टर्म में अफेक्ट ना हो। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक दफ़ा इस फैसले पर दोबारा से नज़रसानी करें। इसकी वजूहात क्या आपको नज़र आती हैं? वो वेलकमिंग क्यों नहीं है, या एक्सेप्टेंस की अभी फेज़ में क्यों नहीं है? क्या मुआशी वजूहात हैं या कुछ और? जी देखिए, अफगानिस्तान में हालात चूँकि गुज़िश्ता 40 से 50 साल से बहुत दगरगू रहे हैं, वहाँ एक अमन कायम नहीं रहा इन 4 दहाइयों में या 40 से ज़्यादा सालों में। तो वहाँ पे हालात ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पे बाहर से आने वाले इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान्स को बसाया जा सके, उनको रोज़गार मुहैया किया जा सके, उनकी फैमिलीज़ या उनके बच्चों को स्कूलों में भेजने का बंदोबस्त। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर वैसे भी इस वक़्त तक अभी तक इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, और वहाँ उनका बैरूनी दुनिया से जो इक़्तिसादी राब्ता एक तरह से मुनक़ता है। तो मेरा ख़्याल उनकी हुकूमत पे पाकिस्तान के इस डिसीजन से डेफ़िनेटली प्रेशर पड़ा है, और वो इसी प्रेशर की अक्कासी करती हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की स्टेटमेंट्स हो, या उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने होस्ट किया है अफ़गान मुहाजिरीन को, लेकिन अफ़गानिस्तान ने भी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद में और पाकिस्तान के डिफेंस में रोल प्ले किया है। तो मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सोसाइटीज़ एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई भी हैं। बॉर्डर एरिया से अगर आप देखें तो उस तरफ रहने वाले और इस तरफ रहने वाले, उनके कबायली ताल्लुकात हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी बरादरी है। तो मेरा ख़्याल है इस इशू को ज़रा थोड़ा-सा हमें भी हसास तरीके से डील करना पड़ेगा, और इसीलिए जो अगर उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस डेडलाइंस को रिवाइज़ करें, इस डिसीजन को रिवाइज़ करें, तो हमें इस
मौके का फायदा उठाते हुए उनसे एक एंगेजमेंट करके, हमारे यहाँ भी कमिश्नरेट ऑफ अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं, उनके यहाँ भी रेफ्यूजी रिपेट्रिएशन का महकमा मौजूद है, तो एक राब्ता करके इसको अहसन तरीके से मेरा ख्याल चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, क्या समझते हैं कि डेडलाइन के फौरी बाद आइंदा आने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या अपनानी जाएगी? मेरा ख्याल है कि देखें तो सबसे पहली डेडलाइन तो हम सब सुन रहे हैं और अनाउंस की गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1 नवंबर की। तो शायद ये मेरा अंदाजा है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद जब हम 31 अक्टूबर के करीब पहुंचे, अक्टूबर के आखिर में और या नवंबर के शुरू में, तो शायद हुकूमत पाकिस्तान इसको खुद ही इस डेडलाइन में कुछ एक्सटेंशन कर दे या आइंदा के महीनों का कुछ शेड्यूल अनाउंस कर दे कि इतने जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान को वापस भेजने का सिलसिला किस तरह किया जाएगा। असल में मसला बुनियादी तौर पे ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इस वजह से मौजूद हैं कि बॉर्डर पोरस है और जो लोग वीजा पे भी आए थे 15 अगस्त 2021 के बाद काफी बड़ी तादाद में उनके वीजे एक्सपायर हो गए हैं। तो या तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनके वीजे एक्सटेंड किए जाएं और जो नहीं जिनका जाना वापस जरूरी है उनको फिर एक मुनासिब तरीके से वापस भेजा जाए। तो ये एक मसला, पेचीदा मसला रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान सोसाइटी की तरफ से इस पे रिएक्शन भी हमें आता रहेगा। अच्छा मंसूर साहब, हमारी स्पोक्स पर्सन फॉरन मोहतरमा मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा ने ये कहा है कि अभी तक जो अफगानिस्तान की तरफ से रद्द अमल आया वो हमारी उनसे बातचीत भी जारी है और मस्बत बातचीत चल रही है, लेकिन हम ट्रेड ट्रांजिट जो है उसको बंद नहीं करेंगे, वो सिलसिला उसी तरीके से चलता रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी और अहम है। सबसे बड़ी हमारी डेडलाइन वहाँ पर अटैच है। आपको लगता है इस फैसले से किसी किस्म का कोई भी दबाव या किसी किस्म का कोई भी नुकसान होगा हमारी ट्रेड को? मेरा ख्याल है कि देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक इशू नहीं है। अफगान रेफ्यूजीज का एक इशू है, ट्रेड और ट्रांजिट का दूसरा इशू है, टेररिज्म और टीटीपी का तीसरा इशू है और इस तरह के बेइंतहा इश्यूज हैं जो रोजमर्रा बुनियाद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जो चूँकि एंगेजमेंट चल रही है, हम पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि हमारी उनसे एंगेजमेंट जारी है। मेरा ख्याल है इस एंगेजमेंट को एक वसीउल बुनियाद प्रोसेस या ब्रॉड बेस्ड एंगेजमेंट डायलॉग में लाना चाहिए ताकि तमाम इश्यूज एड्रेस हो। हमें टेररिज्म का इशू बहुत तंग कर रहा है, टीटीपी की एक्टिविटीज में हमारी पाकिस्तान के अवाम की शहादतें हो रही हैं, जानें ज़ाया हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम इश्यूज पे प्रोग्रेस होनी चाहिए। टीटीपी अगर एक ब्रॉड डायलॉग हो जिसमें टीटीपी और सिक्योरिटी इश्यूज भी एड्रेस हो, रेफ्यूजीज के इश्यूज पर हम जो भी कुछ उनकी मदद कर सकते हैं वापसी के अमल को स्मूथ बनाने में हम करें। और ट्रेड और ट्रांजिट एक इंतहाई अहम इशू है क्योंकि हम पाकिस्तान का विजन ये है, पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अहम जुज़ ये है कि हम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया और यूरेशिया से कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी स्मूथ रहे और मेरा ख्याल है हुकूमत जो भी इक़दाम लेगी उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उसे मद्देनजर रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और हम लोग इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे और आगे भी इसी पर आपको अपडेट करते रहेंगे कि ये सिलसिला कैसे चलता रहेगा और 31 अक्टूबर के बाद के जो हालात होंगे उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अफगान मुहाजिरीन या कोई भी गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में रह रहा है उससे उनको भी मुतासर हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी नहीं है और पाकिस्तान की ग्रोथ भी नहीं है। और ये वाज़ेह पैगाम ये भी देना है कि सिर्फ अफगान जो गैर मुल्की हैं उनके लिए ये क्रैकडाउन नहीं हो रहा, बल्कि जितने भी तमाम मुल्कों से आए हुए गैर मुल्की कानूनी तौर पर जो गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं वो उनके सब के लिए है। तो ये ऑफ कोर्स ये एक कंट्री के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी बर्डनाइज हो रहा है, अपनी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, अपने हालात भी जो है वो मुख्तलिफ होते हुए इसके बाद नजर आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी काफ़ी सफ़र कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आगे बढ़ेंगे और लाहौर हाईकोर्ट की खबर की जानिब भी नज़र डालेंगे और वो ये है कि घरों में गाड़ी धोने वालों पे जो है वो 3000 रुपये जुर्माना डाला जाएगा और जुर्माने की जो वो है रकम है वो 3000 रुपये है। और वो किस लिए किया गया, ये इनिशिएटिव किस लिए लिया गया, इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जाएगी और उसकी रोकथाम के लिए उसको जो है वो प्रॉपरली सीज़न को रोकने के लिए 6 माह पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी और ये तैयारी के लिए ये इकदाम जो है वो लिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। अदालत ने कहा है कि मुल्क में पानी का मसला इंतहाई संजीदा होता जा रहा है, जिसके ऊपर हम अक्सर व बेशतर बात भी करते रहते हैं, इसलिए घरों में गाड़ियाँ धोने पर
3,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा और ऑफ कोर्स जो कौमी ख़जाने में ये रकम शामिल कर ली जाएगी ताकि इसको Definitely. दीगर तरीकों में इस्तेमाल और किया इसके जा साथ साथ ये वासा के खजाने में जमा होगी पानी वाली रकम, लेकिन एक और चीज़ भी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्किंग पर भी 5,000 रुपये जुर्माने का आयद कर दिया है और अब पार्किंग पर कल भी 5,000 रुपये किसी को जुर्माना हुआ और वो अच्छा खासा जो है वो ये खबर वायरल चल रही है। सो डेफिनेटली ये तो पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए कि गलत पार्किंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा हर किसी को प्रॉब्लम होती हैं, तो इस पे होना भी चाहिए। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो फिर उसको रेगुलराइज करने के लिए भी कुछ ना कुछ इकदाम उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें उन्होंने अपने बयान में ये कहा है पाकिस्तानियों को एतमाद में लेने के लिए कि पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम जो है वो बहुत ही मुस्तहकम है और तमाम लोगों के डिपॉजिट महफूज हैं। बैंकारी निज़ाम में बाकफायत सरमाया भी मौजूद है। इसके अलावा मरकज़ी बैंक ने यह कहा कि बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ, जबकि इस शोबे में धचके बर्दाश्त करने की अहलियत भी मजीद बेहतर हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा किया और हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस स्कोर फराहम किया है और बैंक नाकामी या दिवालिया होने की सूरत में बीमा करदा रकम डिपॉजिटर्स को दस्तयाब की जाएंगी। वंडरफुल, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और बिल्कुल वही बात दोबारा आ जाती है कि शहरियों को इसमें कॉपरेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पिछली बात जो थी हाई कोर्ट वाली थी उसमें भी कॉपरेशन की ज़रूरत है और आगे भी फर्दर कॉपरेशन जो है वो होनी चाहिए शहरियों की तरफ से, तभी जो है वो मुल्क और कौम तरक्की की राहों पर गामज़न हो सकता है। या डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे बड़ी खूबसूरत खबर हमारे पास इंटरनेशनल दुनिया से खबर है, लेकिन बड़ी प्यारी खबर है। और प्यारी खबर यह है कि सेंट्रल जेल में एक कैदी है और अब कैदी जब होती हैं तो आपको पता है पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चलता है कि इनको आर्ट सिखाई जाती है, इनको ब्रेसलेट बनाना सिखाए जाते हैं, छोटे छोटे और चीजें हाथ से बुनकर सिखाई जाती हैं, लेकिन वो ऑलरेडी आर्टिस्ट ये लोग अपने एग्जाम्स भी दे सकते हैं। और एक कैदी ने फनपारों से हासिल होने वाली रकम में 10 लाख रुपए उम्रे की सादत हासिल करने के लिए वालदा के सुपुर्द किए और तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जेल में कैद अगवा बराए तावान के कैदी एजाज वल तस्लीम के फनपारे 13 लाख रुपए में फरोख्त हुए हैं और कैदी एजाज ने फनपारों से हासिल होने वाली रकम में 10 लाख रुपए उम्रे की सादत हासिल करने के लिए वालदा के सुपुर्द किए। तो डेफिनेटली एक आर्टिस्ट जो है वो जेल में रहकर भी कितना खूबसूरत काम कर रहा है और किस तरीके से उसके रंग जो हैं उसको दुनिया को देखने का ढंग जो है वो दुनिया को दिखा रहा है। अब देखें ये वो आर्ट है जो वो दिखा रहा है जेल के अंदर से। कितनी खूबसूरत फनपारा आप लोगों के सामने उस वक्त मौजूद था और आप लोग देखें कितनी खूबसूरत फन है उनका और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें और भी फैलानी चाहिए और ऐसी और भी चीजें होनी चाहिए। वंडरफुल। और इसी लिहाज से मैं एक पोस्ट भी शेयर करना चाहूँगी नजम, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पोस्ट सामने आई और वो ये थी कि 2 लोग बैठे हुए थे तो वो देख रहे थे कि सामने जो है वो एक खिड़की थी, खिड़की की एक पेंटर ने सलाखें पेंट की और दूसरे जो है वो खिड़की के बाहर का मंजर पेश किया। तो ये आपका नजरिया है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। सो ऑफ कोर्स इनकी भी एक अच्छी कोशिश थी कि दुनिया को बाहर वाली जो दुनिया थी उसको देख रहे थे और उसको जो है वो उन्होंने आर्ट के जरिए अपने कैनवस पे उतारा, तो एक अच्छी कोशिश भी थी एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उनको जो रिवॉर्ड मिला वो भी एक बहुत खूबसूरत अंदाज था। डेफिनेटली इस तरीके से मज़ीद जो है वो भी होने चाहिए और हमारे जेल के कैदी जो हैं उनके लिए बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें वो शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं जेल के लोगों के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, ईद और इस किस्म के जो खुशी के मौके होते हैं वहाँ पर उनके पास जाते हैं और अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं और खुशियां मनाते हैं। आपको पता है क्रिकेट मैचेस होते हैं, वॉलीबॉल के मैचेस होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती है ताकि उनको प्रॉपरली जो है वो एक्टिव रखा जा सके। ठीक हो गया। सो आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से कबल लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इसको लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी पर उनके इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में अपने हल्के का दौरा भी किया। इससे कबल मरियम नवाज भी शादरा में जलसे से खिताब करके मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। एक तरफ नून लीग की अवामी मुहिम जारी है तो दूसरी जानिब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि पीपल्स पार्टी उस तरीके से मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही। अब ये क्या सिचुएशन है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जनाब कैसर अहमद शेख साहब और शहजाद सईद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों अहबाब को बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कैसर साहब आपकी तरफ आऊँगा और जिक्र करेंगे सबसे पहले यहीं से कि आप लोगों के जो चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको इंतज़ार है कायद मियाँ नवाज शरीफ का, तो बताइएगा क्या इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कैसा नज़र आ रहा है, कैसा चल रहा है रिस्पॉन्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को
काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और हम सब बड़ी शिद्दत के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी आमद का, और उनको वेलकम करेंगे और मीनार पाकिस्तान पे भरपूर जलसा होगा। मियाँ साहब अपना बयानिया वहाँ पेश करेंगे और तमाम हम हर जगह, मैं एक हफ्ते से अपने हल्के चंजोट में था और वहाँ मैंने भरपूर हर जगह जाके कंपेन की है और पार्टी की मीटिंग, जो हमारी अपनी पार्टी की मीटिंग होती है वर्कर्स की, वो की हैं और हर जगह हम तैयारियां कर रहे हैं। इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबालिया होगा क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। और ये देखिए, इससे भी अंदाज़ा हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो पजीराई हो रही है और जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये शो कर रही हैं कि अगली हुकूमत इंशाल्लाह हमारी पार्टी बनाएगी। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पिछले 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे उस वक्त ही पाकिस्तान के तमाम मामलात जो है बड़े ही बेहतर अंदाज से मैनेज होते रहे। और अब भी हम तवक्को करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का अरूज है, बहुत जोर जोरा है और बेरोजगारी है और हमारे यहाँ लोग परेशान हैं इस वक्त। जो पिछला 5 साल का दौर गुजरा है उसमें 3.5 साल का पीटीआई का था, 16 महीने के हमारी कोलिशन गवर्नमेंट का था। तो ये ओवरऑल जो हुकूमत हमें मिली पीटीआई के दौर से, हम भी 16 महीने में यही कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो और उसको बचाने में लगे रहे और हालात बड़े मुश्किल थे। और अभी नई भी जो हुकूमत आएगी ना, कुछ ना उसके लिए आसान नहीं है, उसके लिए आसान नहीं है। उनको बड़ी मिलजुल के सबको, पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को साथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक एजेंडा होगा। अदरवाइज कह देना तो आसान है। जो हालात इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में है, मईशत को बेहतर होने में या सियासी मामलात को बेहतर होने में अभी काफ़ी मेहनत हमें दरकार है और हमें मिलजुल कर हम आंगी के साथ, मोहब्बत के साथ इन मामलात को संभालना होगा। और लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब पे ये सारी तवक्को कर रहे हैं कि वो आएंगे और मुल्क के लिए वो, क्योंकि पहले भी उनके पास तजर्बा भी है वसी और वो लोग भी उनसे प्यार करते हैं। जी ठीक तो है। मैं ये समझता हूँ। जी आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के आने से इंतखाबी मुहिम कितनी स्ट्रांग हो जाएगी? देखिए, अभी क्योंकि इलेक्शन तो जनवरी के आखिर में है, आमतौर पे इंतखाबी मुहिम जो होती है ना वो 1.5-2 महीने होती है। क्योंकि वैसे भी अगर असम्बली टाइम पे जब रिजॉल्व होती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है। यही अंदाजा है, इतना वक्त होता है जो मेन भरपूर इंतखाबी मुहिम होती है। अभी उसको 3.5 माह से ज़्यादा का अर्सा बाकी है। मियाँ साहब के आने के बाद हम इस मामलात को शुरू करेंगे, इंतखाबी मुहिम को। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम देख रहे हैं हालात, कि मियाँ साहब को हर जगह भरपूर उनको इस्तकबाल के लिए कोशिश हो रही है और लोग बालियाना अंदाज से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, इस्तकबाल करने के लिए। तो ये देख रहे हैं दूसरी पार्टियां जो है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो शो कर रहा है कि लोग जो है लोग मुस्लिम लीग को चाह रहे हैं। शेख साहब, मैं बिल्कुल इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद सईद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब भी ये जिक्र कर रहे हैं, हम खुद इस वजह से ये आज आपको शामिल कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम कब शुरू हो रही है, क्या प्लानिंग चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बड़ी सिंपल गुजारिश है जी कि वाहिद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन के इनेकाद की तारीख मांग रही है। और न सिर्फ तारीख, चेयरमैन से लेके नीचे हम जैसे कारकुन तक हर सूबे में अक्रॉस द नेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो तारीख मांग रही है। हमें अंदेशा है कि कहीं 32 जनवरी ना हो, क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए सर बड़ा सिंपल है, बाकी सारे लोग जौन से हैं, बाकी सियासी जमातें जौन सी हैं, उनमें से कोई ये नहीं देखे सियासी बैठक कर लेनी, सियासी जलसा कर लेना और उसमें बेसिकली किसी और सियासी जमात का, जिनका भी आप जिक्र हो रहा था, वो हो रहा है, वो मोबिलाइजेशन हो रही है टू रिसीव उनके जो अपने कायद हैं। उसमें इलेक्शन मुहिम जो कर रहे होते हैं वो तारीखों के साथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन होगी
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज भी तारीख मांगे, इसी तरह से मांगे जैसे मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मांग रहे हैं। बाकी जहां तक रहेगी सर हमारी, हम ना सिर्फ तारीख मांग रहे हैं, मैं फकत अपने हल्के में मौजूद हूँ और हम तो लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी सर हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले लोग हैं, मोस्टली क्योंकि हम अवामी जमात हैं तो हम अवाम के दरमियान ही मौजूद रहते हैं, भले इलेक्शन में 2 साल रहते हो। कुछ इंतजार ये हो रहा है चीमा साहब कि पहले डेट अनाउंस हो जाए और फिर उसके बाद से आगे बढ़ के जो है ना वो मुहिम का आगाज किया जाए। अब वेल डन, वेल सेड, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब कैसर अहमद शेख साहब। और एक पार्टी पुरजोश है, दूसरी तरफ पार्टी जो है वो भी कह रही है कि हम लोग डेट्स का इंतजार करें, डेट्स के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। अलबत्ता खबर यह है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान दोबारा लैंड करें काफ़ी अरसे के बाद। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। कीमा जय सुबह पाकिस्तान के साथ। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से पाक चाइना इंस्टीट्यूट और वजारत इत्तलात और नशरियात लाया मुल्क की सतह का बेहतरीन BRI प्रोजेक्ट्स पर मुहित फोटोग्राफी मुकाबला। CPAC के पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अवाम की जिंदगी पर मुरतब होने वाले मस्बत असरात की तस्वीर कशी करें और नकद इनामात के साथ पाएं चीन जाने का नादिर मौका। अपनी तस्वीर 7 अक्टूबर तक photo.contest@pakistan-china.com पर अरसाल करें। वेलकम बैक। और जहाँ इतने सारे इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, जहाँ इतनी तरक्की की बात हो रही है, जहाँ इतने सारे और कामों की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्यों ना एक और ऐसे स्टेप को अप्रिशिएट किया जाए जो कि महकमा मादनियात की तरफ से लिया गया है। और वो ये है कि रेवेन्यू को 10 अरब से बढ़ाकर 100 अरब तक ले जाने का मनसूबा तैयार कर लिया गया। और ये मनसूबा कितना फ़ायदेमंद साबित होगा उसके हवाले से ये है कि हज़ारों नौकरियाँ और अरबों का रेवेन्यू जो है वो पैदा होगा। और ऑफकोर्स जब इस तरह के काम होंगे तो पूरा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। और पाकिस्तान का एक सूबा, मिनरल रिच प्रोविंस भी उसको कहा जाता है, बलूचिस्तान, अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली जी। पंजाब में हम लोग देखें तो हमारे पास सॉल्ट रेंज मौजूद है, दुनिया की दूसरी बड़ी सॉल्ट रेंज है। और यहाँ पर और भी बहुत मादनियात मौजूद हैं। इसके अलावा आयरन के ज़खायर 265 मिलियन टन का ज़ख़ीरा है जिसकी मालियत तकरीबन 8 अरब डॉलर की बनती है। और माइंस में 10 से 20 अरब डॉलर के ज़खायर चिन्योट के इलाके में मौजूद हैं। 30 अरब डॉलर के ज़खायर जो है इन दोनों साइट्स पर मौजूद हैं और माली हालत बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान की जो एक्स गवर्नमेंट की उनकी तरफ से एक मिनरल्स की प्रॉपरली एक समिट भी किया गया था। सो ये उसी के क्या नताइज हैं जो अब सामने आ रहे हैं, वो मुरतब नताइज क्या होंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट और लाइफ स्टॉक जनाब इब्राहिम मुराद साहब। बहुत शुक्रिया मुराद साहब वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा, मिनरल्स का जो समिट हुआ, जो सिंपोजियम हुआ, बहुत सारे आलमी मुबस्सिरीन यहाँ पर मौजूद थे, पोटेंशियल तो था हमारे पास, ये क्या उसके नताइज हैं जो आगे बनाए जा रहे हैं, मंसूबा तैयार किया जा रहा है, या कुछ और आपकी अपनी प्लानिंग है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बुनियादी बात तो ये कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि कैटलिस्ट बनता है। तो ये जो माइंस का समिट था और इससे पहले जो 3 शोबाजात को ऐड किया गया नेशनल एजेंडा में,
पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, जिसमें नंबर 1 एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, नंबर 2 माइंस एंड मिनरल्स और नंबर 3 आईटी। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमने जो है उन पे फोकस नहीं किया, उनको प्रोटेक्शन पे नहीं लेके आए। जिस तरह अगर आप देखें कि माइंस के शोबे में पाकिस्तान में तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं और हम अनकरीब दुनिया की तीसरी बड़ी कॉपर की प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉल्ट का डिपॉजिट है। इधर पंजाब के अंदर प्लेसर गोल्ड की 4 ब्लॉक्स का ऑप्शन होने लगा है अटक के मुकाम पे। इसके अलावा हमारे पास बॉक्साइट है जिससे आप एल्यूमिनियम बना सकते हैं। इसके अलावा फायर क्ले, सिलिका सैंड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस होती है उसके अंदर सिलिका सैंड का एक बैग होता है छोटा सा मॉइस्चर कंट्रोल, तो वो हमारे पास है। तकरीबन 35 से 40 मिनरल्स सिर्फ पंजाब में पाए जाते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमने इस पे अटेंशन नहीं दी, और जो मिनरल्स का समिट हुआ इसमें मौजूदा आर्मी चीफ और उस वक्त के जो वजीर आजम है उन्होंने इस चीज़ का अहद किया कि हम माइंस के शोबे को आगे लेके जाएंगे। और आप देखें कि बलूचिस्तान में भी जो प्रोजेक्ट्स थे रेकोडिक के, सेंडिक के, उनकी भी सेटलमेंट हुई है और उससे भी कई अरब डॉलर पाकिस्तान की इनकम में इजाफा होगा। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास असासे हों और हम उस पर तवज्जो ना दें तो यही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वर्चा एक जगह है खुशाब के अंदर, उधर हमारे पास तकरीबन 2 अरब टन सॉल्ट का डिपॉजिट है। और ये जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है हम उधर माइन पे इसको तकरीबन 10 से 15 डॉलर का टन बेच रहे हैं, 10 से 15 डॉलर का टन। और अमेरिका के अंदर यही चीज़ 10 से 15 डॉलर का किलो बिक रहा है। तो आप ये देखें कि अगर 2 अरब टन का डिपॉजिट है तो और आप उसको 10 डॉलर भी वैल्यू करें तो 20 अरब डॉलर का तो सिर्फ ये सॉल्ट का एक जगह डिपॉजिट है जिसका हमें इल्म भी नहीं था। और हम जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 24 करोड़ अवाम रहती है, हम 1 अरब डॉलर के पीछे 1.5 साल IMF से निगोशिएट करते रहे। तो ऑब्वियसली मैं इसमें आर्मी चीफ जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुल्क की लीडरशिप है कि उन्होंने हमें ये विजन दिया है और हम लगे हुए कि इसको इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आए। ठीक है, इब्राहिम मुराद साहब ये बताइएगा कि ये जो मंसूबा तैयार किया गया है कि रेवेन्यू को 10 अरब से 100 अरब तक लेके जाया जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? आप ये देखें ना कि माइंस का शोबा है और पंजाब जो है 65% ऑफ पाकिस्तान है और हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका रेवेन्यू सिर्फ 12 अरब रुपए था और मुख्तलिफ माइंस थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लार्ज स्केल माइंस थी 30-40 ये वैसे ही सियासी बुनियादों पे पिछले अदवार में बांट दी गई, बंदर बांट कर दी गई, बल्कि उस पर हम फिर कोर्ट में गए, स्टे पे गए। उनमें से एक माइन जो हमने ऑक्शन की उसका रेवेन्यू तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए गया। आप फिर ये देखें कि हमने इसके सॉल्ट के अलावा हमने एक सैंड की साइट थी वो ऑक्शन की, उसकी रिजर्व प्राइस 15 या 20 करोड़ थी, वो 1.25 अरब रुपए में गई है। तो आप हमने जो मास्टर प्लान बनाया है वो ये है कि हमें मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं जिससे रॉयल्टी आती है, हम लाइमस्टोन पंजाब में बहुत है जिससे सीमेंट बनता है, तो उसके ऊपर भी हम रिवीजन की तरफ भी जा रहे हैं और मजीद जो ब्लॉक्स हैं उनको भी ऑप्शन करेंगे। इसके साथ साथ पिछले कई सालों से जो हमारा चिन्योट का आयरन ओर का प्रोजेक्ट था इसको बिल्कुल स्लो कर दिया गया था, तो उस पर हमने काफ़ी फोर्टनाइटली, मंथली, वीकली मीटिंग्स और रिव्यूज चल रहे हैं और तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए तो उसकी फिजिबिलिटीज़ में लग गए हैं। और दुनिया की जो बेहतरीन फर्म्स हैं, जर्मन फर्म्स हैं, टर्किश फर्म्स हैं, चाइनीज़ फर्म्स हैं, ये हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और इंशाल्लाह चिन्योट में जो आयरन ओर है इससे हम स्टील का प्लांट लगाएंगे जो कि वो क्वालिटी का स्टील है जो कि अभी इंपोर्ट हो रहा है और इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी। और ऑब्वियसली जिधर माइनिंग होगी, जिधर प्रोडक्शन होगी, तो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को इससे रेवेन्यू आएगा। डेफिनेटली। अच्छा इब्राहिम साहब, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है, न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग बात कर रहे हैं जनाब इब्राहिम मुराद साहब से, जो कि हैं सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टॉक। इब्राहिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम तर ख़बर में सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम होगा, लेकिन तीसरी चीज़ एंड यूज़र को फ़ायदा ये पहुँचता है जब उसको नौकरी मिलेगी। तो नौकरियों की क्या सिचुएशन होगी, कितने हज़ार नौकरियां बन सकती हैं इस तमाम तर सिचुएशन से, वो ज़रा बताइएगा। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। आप देखें कि कोई भी मिनरल है उसको जब प्रोडक्शन में आप लाते हैं तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिफाइनमेंट या ऐसा कोई प्रोसेस चाहिए होता है जिससे वो एक नेक्स्ट स्टेज पे अपने आ जाता है। अब आप अगर सॉल्ट को देखें तो इससे सोडा ऐश भी बनती है, इससे कॉस्टिक सोडा भी बनता है। ये वो बेसिक एसेंशियल है जो कि डिटर्जेंट्स के अंदर, आपके सोप्स के अंदर और पेंट सेक्टर के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आपको चाहिए होता है। तो एक जो मिनरल होता है उससे आगे कई ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऑब्वियसली उनको इससे बेनिफिट होता है। और अगर आप ये HRC का प्लांट देखें जो कि आयरन ओर से लगता है, तो ये एक ऑब्वियसली ऐसा प्लांट होता है, स्टील का प्लांट होता है जिसमें आप थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा माइंस का जो शोबा है ये खुद बड़ा लेबर इंटेंसिव होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर की कॉस्ट है वो चीप है और मैकेनाइज जो लेटेस्ट लेट से ट्रेंड्स और टेक्निक्स हैं वो अभी फिलहाल हमने नहीं इम्प्लीमेंट की हुई। तो इसमें भी कई 100,000 लोगों का रोजगार जनरेट होता है, वो पूरा दिन माइन में काम करते हैं और उसके साथ वो ऑब्वियसली जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो अपने घर पहुंचती है। और इसमें एक और जो मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों के माइंड में ये आता है कि माइन जो लेबर है उसकी ऑब्वियसली सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी पूरा एक डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जिसका नाम है पंजाब माइंस लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकी वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए स्पेसिफिक स्कूल्स बनाए जा रहे हैं इनके बच्चों के लिए, इनके लिए स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और इनके बच्चों को टैलेंट स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि ये और आगे पढ़ें, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक पढ़ें। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऐसी प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं कि हमारा कोई भी जो एस्पेक्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड ना रहे। ठीक है। अच्छा मुराद साहब, एक और चीज़ ये बताइएगा कि ये कडास्टर पोर्टल जो है ये क्या है? मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा था, ये माइनिंग की जो रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में बताइएगा, और चिन्योट का ये जो कॉपर प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी। जी, थैंक यू जी। ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें बेसिकली उसका पर्पस ये है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो दुनिया में कहीं भी बैठा है और वो देखना चाहता है कि मैंने इस मिनरल के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो उसको मैप के ऊपर ऑनलाइन ये पता लग जाएगा कि किधर किधर ये मिनरल पंजाब में प्रेजेंट है, और उधर ही वो उस पर क्लिक करेगा और उसके लिहाज से उसका जो इंटरेस्ट है वो रजिस्टर हो जाएगा और वहां से उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उससे शेयर हो जाएंगी, बेसिक रिपोर्ट्स, और वो आगे उस पर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की तरफ जा सकेगा। तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, GIS बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें आप पूरे पंजाब के नक्शे में आप रियल टाइम चेक कर सकेंगे किधर माइनिंग हो रही है, किधर माइनिंग हो सकती है और किधर कौन सा जो मिनरल है वो प्रेजेंट है। आपने चिन्योट की में बात की, चिन्योट के अंदर जो प्राइमरी हमारी फाइंडिंग्स है सारी, उसमें यह आता है कि 26 करोड़ टन आयरन ओर का डिपॉजिट है, और जिधर आयरन होता है उधर कॉपर भी होता है। तो 15 से 20 मिलियन टन जो कि 1.5 से 2 करोड़ टन होता है, ये उधर कॉपर भी मौजूद है, और जिधर कॉपर होता है उसके साथ गोल्ड भी होता है। तो आप समझें कि तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन टन शायद उधर गोल्ड भी हो। जो प्रूवन रिजर्व है वो आयरन ओर और कॉपर का है। और एक खुशी की बात ये भी है कौम के लिए कि ये सिर्फ एक ब्लॉक है, और हमने इस तरह के 6-7 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। सरगोदा के अंदर ब्लॉक है, आपको शायद इल्म हो के जो कालाबाग का एरिया है ये बहुत रिच है मिनरल्स के अंदर, और इधर भी आयरन ओर की पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह चीन है, बाकी मुल्क है, इनको HRC स्टील जो होता है ये आयरन ओर से बनता है, तो इसकी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। और पाकिस्तान खुद जो है तकरीबन 10 लाख टन हर साल इंपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $800 मिलियन है। तो हमारे पास तो वैसे ही डॉलर नहीं है, और अगर ये हमारे पास एसेट है जो कि प्रूव हो गया है और अगर हम इसको प्रोडक्शन में लेके आते हैं तो हमारे जो ज़र मुआतला के ज़खायर हैं उस पर भी ऑब्वियसली कम लोड आएगा,
इधर जॉब्स भी क्रिएट होंगी और पाकिस्तान को इनकम भी जनरेट होगी। वंडरफुल। अच्छा इब्राहिम मुराद साहब, ये बताइएगा कि मिनरल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन पे भी गौर किया जा रहा है, और दूसरा ये बताइएगा कि अगर मिनरल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है तो बाकी किन किन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा? जी बिल्कुल, देखें जो भी काम है हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली माइंस हैं, हमारे पास एरियाज हैं, ब्लॉक्स हैं, और कई डेकेड से स्टडीज हुई हुई रेडी रखी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर ने आके करनी है। और प्राइवेट सेक्टर को हम इनवाइट करते हैं, आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनिंग का ऐसा एक सेक्टर है जो कि इंतहाई बेनिफिशियल और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जो इंडस्ट्रीज हैं जो बैक एंड माइन से सप्लाई ले रही हैं, सॉल्ट की या फर्ज करें कोल की, और किसी भी मटेरियल की, सिलिका सैंड की, बॉक्साइट की, फायर क्ले की, तो आप भी बैक एंड पे इंटीग्रेशन करें और आप खुद माइनिंग पे आए, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो। और इसी लिहाज से हम एक इवेंट भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर के जितने इन्वेस्टर्स हैं इनको इनवाइट करेंगे और करेंगे इन्वेस्टर रोड शो, जिसमें हम प्रोजेक्ट शेयर करेंगे और इनसे हमारी कोशिश होगी कि मजीद इन्वेस्टमेंट इस शोबे में आए। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और चीज़ ये कि हमारा फोकस चूंकि एक्सपोर्ट्स हैं, तो अभी तक क्या कुछ मीटिंग्स में वेंचर्स कुछ हो चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए? फॉरेन इन्वेस्टर क्या क्या अभी तक रिस्पांस आ रहा है आपको? जी मैं खुशकिस्मती से SIFC का भी मेंबर हूँ एज मिनिस्टर माइंस। तो हमें ये जो चिन्योट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सऊदी अरब से कुछ और दोस्त ममालिक। ठीक, अच्छा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से इब्राहिम साहब आपने मेंशन किया SIFC का। SIFC तो एक गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में आए। अच्छा इब्राहिम साहब, आप जिक्र कर रहे थे, प्लीज़ बताइएगा इसी हवाले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर तकरीबन 1.3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोग ये भी 1.3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अभी मुतवक्की है। जिस तरीके से वो बता रही हैं कि कॉपर का प्रोजेक्ट एक तरफ, ठीक है, सॉल्ट का एक तरफ प्रोजेक्ट है, आयरन एक तरफ प्रोजेक्ट है, तो ये माइनिंग बहुत ज़रूरी थी अरसा दराज से पाकिस्तान में, जब इतने मिनरल्स की हमारी सरजमीन है। और पंजाब के हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अगर पंजाब इसमें कदम लेता है तो डेफिनेटली बहुत सारे और सूबों के लिए मिसाली ये इकदाम होंगे। जी मुराद साहब। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इसमें हमें जो एक चीज़ हम लैक करते थे वो थी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी। नंबर 2 कैपिटल। अब हमें चिन्योट के अंदर 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर चाहिए प्लांट लगाने के लिए। तो इसमें कुछ लोकल एंटिटीज हैं, 2 बहुत बड़े पाकिस्तानी हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हमें लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि हम मिल के जो है ये इसको प्रोडक्शन में लेके आना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक समझे गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, और हमारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल है कि हम इकोनॉमिकली सॉवरन हो, इंडिपेंडेंट हो। ये आप सब अगर सेक्टर्स भूल जाएं, सिर्फ आपका जो माइंस का सेक्टर है यही पाकिस्तान को इतनी दौलत दे सकता है कि जितना हमारा अंदाजा भी नहीं है। ठीक है। अच्छा इब्राहिम मुराद साहब, ये भी बताइएगा कि जो मंसूबा है ये किस तरीके से काम करेगा? क्या ये पंजाब से शुरू होगा और उसके बाद बाकी सूबों में फैलेगा, या फिर तमाम सूबों में एक साथ शुरू किया जाएगा? देखें, जो जहाँ तक पंजाब की बात है तो हम तैयार हैं और हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। हम ऑपरेशनली एफिशिएंट हो रहे हैं, फील्ड स्टाफ को हमने मुतहर्रिक किया है, उनको हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की इनकी ट्रेनिंग हो। फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह मॉनिटरिंग है। हमारी जो ऑब्वियसली अवार्ड का प्रोसीजर है उसको हमने टोटली ट्रांसपेरेंट कर दिया है। आपको किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, आपको किसी से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। आप आएंगे, बिड में बैठेंगे, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको माइन जो है वो अवार्ड हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उनसे कोई ऐसा तकाजा हो जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि हम माइंस के डिपार्टमेंट को टोटली रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं और जल्द जो है वेरी वेरी सून यू विल बी एबल टू सी द फ्रूट्स।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इब्राहिम साहब, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप एक यंग ब्लड हैं और आप SIFC का भी हिस्सा हैं, सो आप नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं डायरेक्टली। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं या रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम आपने शुरू किया हो, या माइनिंग में कैसे वो अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया भी नहीं है कि वो एक माइनिंग का काम शुरू कर सकें। अगर छोटे लेवल से माइनिंग का काम शुरू होता है, आपका कोई प्लानिंग है इस हवाले से, तो वो भी बताइएगा। वरना कैसे हम लोग इन बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं? जब आप रेवोल्यूशनाइज की बात करते हैं, जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, तो इन बच्चों का तो बहुत बड़ा हक है पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ों में इन्हीं का तो हक है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये एक ऐसा एरिया है कि जिससे हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जो यूथ है वो समझती है कि हम कहीं और चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, लेकिन जो नेमतें और जो वसाइल और जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है वो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। और मैं दावत देना चाहता हूँ कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी भी आपने बिजनेस पढ़ा है, आप अपने 2-4 दोस्तों को साथ में लाएं और आके स्मॉल स्केल माइनिंग से शुरू करें। इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। माइनिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप 30 लाख रुपए से लेके 30 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो छोटी माइंस हैं, सैंड की माइंस हैं, कोल की माइंस हैं, और बाकी सॉल्ट की माइंस हैं। तो इसको आप ये ना समझें कि बहुत, इसमें हर स्केल की माइन होती है, हर साइज का इसमें डिपॉजिट होता है, और आपको इधर लोकल एक्सपर्टीज भी उस लेवल की मिल जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं जिसमें आपको फिर मंथली एक समझे कि फिक्स्ड इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। तो जो यूथ है पाकिस्तान की जिधर भी है, हम इस पे एक प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की यूथ को, जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल सेमिनार करना जी, चाहिए बिल्कुल। ताकि उन बच्चों को आगाही मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम मुराद साहब के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता रहेगा। बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एक पिन पॉइंट की है सही जगह, और अब उस जगह पे हमारा टारगेट है और फोकस एरिया है, और उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर उस पर जो है ना हमारा फोकस हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की का, तो पाकिस्तान के ये तो हार्डकोर एरियाज है, वहीं पर सॉफ्ट इमेज जो है वो भी उजागर करने के लिए बहुत सारे हमारे एम्बेसडर, बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ काम कर रहे हैं। और उसी में एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिन्होंने वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जो है वो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बिल्कुल, नुमाइंदगी की और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। जैन उमर इनका नाम है। इवेंट में मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 3 मेडल्स अपने नाम किए हैं, और वर्ल्ड मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में गुज़िश्ता माह उज़्बेकिस्तान में इसका इनेकाद हुआ था, और उसके बाद से जो है पाकिस्तान ने फ़िलहाल तक 3 मेडल्स अपने नाम कर लिए, जिसमें जैन उमर ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और जिसमें बाकी खिलाड़ियों के साथ साथ इनकी भी नुमाइंदगी थी, और ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन भी कर रहे हैं। डेफिनेटली जी। तो आइए आपको मिलवाते हैं जनाब जैन उमर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैन, किस उम्र से आपने आगाज़ किया और मैस रेसलिंग ही क्यों चूज़ की? वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी रेसलिंग का आगाज़ तकरीबन 15 साल की उम्र से किया था, क्योंकि गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है, और ये पहलवानों के शहर के नाम से भी मशहूर है, आपको पता है। तो मैंने इसका आगाज़ तकरीबन रेसलिंग से ही किया था बेसिकली तौर पर, जिसको हम मड रेसलिंग कहते हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई स्पोर्ट थी मास रेसलिंग। ये बेसिकली एक रशियन गेम है जो रशिया में आलमोस्ट पिछले 300 साल से खेली जा रही है। तो इसको पाकिस्तान में काफ़ी पसीराई मिली थी, और इसके नेशनल इवेंट्स काफ़ी थे, पंजाब इवेंट्स काफ़ी थे, डिस्ट्रिक्ट इवेंट काफ़ी थे। तो फिर मैं इस गेम में आया, और अभी मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। इससे कबल मैंने जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा जैन, बताइएगा कि किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन से हरीफ आपके मद्दे मुकाबिल हुए और मुकाबले कितने सख्त थे? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर चैम्पियनशिप थी।
इसमें काफ़ी ज़्यादा ममालिक में शिरकत की थी, जिसमें से मेरा मुकाबला, मेरे ड्रॉस जो थे वो इंडिया के साथ थे, किर्गिस्तान के साथ थे, रशिया के साथ थे और ताजिकिस्तान के साथ थे, जिसमें से मैंने इंडिया को हराया, ताजिकिस्तान को हराया और किर्गिस्तान को हराकर मैंने ब्रोंज़ मेडल अपने नाम किया। ठीक हो गया। अच्छा जैन, ये बताइएगा कि इस गेम के कुछ रूल्स भी बता दें, इस गेम के कुछ प्रैक्टिस के हवाले से भी बता दें कि आपके कहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या डाइट होती है, ज़रा बताइएगा सारी सिचुएशन। इस गेम की बेसिकली प्रैक्टिस हम बोर्ड पर करते हैं, जिसमें एक स्टिक होती है। इसमें आपकी ग्रिप काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और आप फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली 1 बाय 1 मैच होता है दो ओपोनेंट के दरमियान, जिसमें आपको एक स्टिक पुल करनी होती है या आपको जो सा आपका ओपोनेंट होता है उसको पुल करना होता है। तो बेसिकली ये पुल की गेम है और पुल के लिए आपको काफ़ी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ताकि आपकी सबसे बड़ी बात कि आपकी कोई इंजरी ना हो और आप बिल्कुल मेंटेन रहें अपनी बॉडी के लिहाज से। और इसकी डाइट मतलब ऑलमोस्ट पावर लिफ्टर्स वाली होती है, क्योंकि ये गेम भी काफ़ी पावरी हम इसे कहते हैं। इसकी डाइट में हम इस्तेमाल करते हैं दलिया, कीमा और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, और प्रोटीन का इंटेक भी काफ़ी ठीक रखना होता है इसमें। बेहतरीन। अच्छा जैन, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आप गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या फैमिली में कोई और भी है जो कि रेस्लिंग की तरफ से हो या रेस्लिंग खेलता हो या कबड्डी खेलता हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी है उनकी? जी, मेरे वालिद साहब वो एथलेटिक्स करते थे, वो मतलब रनिंग करते थे, पंजाब में वो गोल्ड थे, लेकिन उस ज़माने में इतनी सपोर्ट नहीं थी स्पोर्ट्स को, तो इसलिए वो इससे आगे नहीं जा सके। लेकिन मुझे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी भी हुकूमत की तरफ से तो इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं है स्पोर्ट को, लेकिन मेरे वालिद साहब मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा उनका हमेशा, और मेरे टीचर्स इब्राहिम बेग साहब और सर राशिद गाजा बहावलपुर से, ये कोचेज़ हैं पाकिस्तान के जो हमें कैंप्स लगवाते हैं, हमारी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, हमें डाइट्स बताते हैं और हमारा प्रॉपर ख्याल रखते हैं। अच्छा जैन, मुझे ये बताइएगा अपनी गेम के बारे में कि ये गेम अगर वैसे खेल ली जाए तो वो कितनी फिट गेम है, लाइक फिजिकली फिटनेस के लिहाज से, और हर गेम में एक जहनी सुकून होता है, तो क्या वो इस गेम में भी जहनी सुकून नज़र आ रहा है? और फिर साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके खेलने के बाद आपके दोस्त अहबाब, आपके गली मोहल्ले के, आपके रिश्तेदार, वो भी कोई आपसे इंस्पायर हो कि उन्होंने भी मैच रेसलिंग का रुख किया, या अभी तक आप ही सिर्फ फोकस्ड हैं? नहीं, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो ऑब्वियसली मुझे देखकर वो स्पोर्ट्स में आए हैं। उनमें से कुछ मेरे साथ ही जिम करते हैं और स्पोर्ट्स क्लब भी हम साथ ही जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं जो मतलब मेरे से ही, मैंने भी किसी से देख के स्टार्ट की थी ऑब्वियसली, तो मुझे देखकर भी काफ़ी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैन, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जिनको देख के आपने शुरू किया? सबसे बड़ी इंस्पायरेशन मेरे वालिद साहब थे, जिनको मैंने देखा कि वो पंजाब लेवल पर खेले थे, लेकिन अच्छे एथलीट थे, वो इससे आगे भी जा सकते थे, लेकिन अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन वो थे। उसके बाद मेरी इंस्पायरेशन मेरे टीचर मिर्ज़ा इब्राहिम बेग साहब हैं। वो जुजिट्सो के भी प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन वो मास रेसलर भी हैं, और वो अभी कोलमार कप में सिल्वर मेडल होकर आए हैं, और मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन वो हैं पाकिस्तान में। बहुत खूब। अच्छा जैन, मुझे ये बताइएगा कि आगे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आपके आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, और अब किस जो है वो चैंपियनशिप का रुख कर रहे हैं आप? अभी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है उज़्बेकिस्तान में,
तो इसके बाद पाकिस्तान में कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे और फिर इसके बाद आर्नल्ड क्लासिक होगी ब्राज़ील में, और उसके बाद शायद अगली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो अमेरिका में हो, अमेरिका उसको होस्ट करे। तो इससे अगली जो स्टेज है वो आर्नल्ड क्लासिक ही नज़र आ रही है अभी। ठीक है। अच्छा जैन ये बताइएगा कि मैच प्रिपरेशन भी रेसलिंग काफ़ी के अच्छी जा अलावा रही है। ट्रेनिंग हम जिस दिन हम वापस आए थे। ठीक है। अच्छा जैन ये बताइएगा कि मैच रेसलिंग जी। के अलावा आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो किस क्लास में हैं? मैं BBA कर रहा हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी से। मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ है। स्टडी के साथ साथ ही मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, और ये मैं 8th क्लास में था जब से मैंने प्रॉपर स्टार्ट की है अपनी स्टडी के साथ, और स्पोर्ट्स को और स्टडी को दोनों को साथ में टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैन, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, अपने दोस्तों को जो मैच रेसलिंग में आना चाहते हैं? ज़रा ये भी बता दें कि मैच रेसलिंग में आने के लिए कहाँ पर रब्ता करें, कौन सी फेडरेशन है, कैसे इसकी जो है वो प्रैक्टिस का शुरू होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं चैम्पियनशिप में जाने के लिए, और साथ ही कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में है। हर शहर में इसके एथलीट मौजूद हैं, इसके कोचेज़ मौजूद हैं और इसके क्लब्स मौजूद हैं। आप कहीं पर भी जाके, मतलब आप जिस भी शहर से हैं, आप थोड़ा सा सर्च करके इसका पता कर सकते हैं। और इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमें इवेंट्स पर लेके जाते हैं, हमें स्पॉन्सर्स भी ढूंढ के देते हैं, वो नवाब फुरकान साहब हैं। और इस गेम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिज़िकली बहुत एक्स्ट्रा पावरी गेम है। इसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है, और एक ये जुनून की सूरत ले लेती है। मतलब जितना आप फिट होंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा खेल सकेंगे। तो इसको मतलब फिटनेस के लिहाज से काफ़ी ठीक गेम है। ठीक है जैन, आपने जिस तरह से बताया कि आपके मद्दे मुकाबिल 3 ममालिक के हरीफ थे, इंडिया, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। बताइएगा कि कौन सा हरीफ सबसे ज़्यादा जिसने आपको टफ मुकाबला दिया, और किसके साथ खेल खेल के आपको मज़ा आया, जिनको हरा के आपको अच्छा लगा? इंडिया के साथ भी मतलब ठीक मुकाबला था, इतना टफ नहीं था इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ज़रा हमसे पीछे अभी मास रेसलिंग में। सबसे जो मेरा टफ मुकाबला था वो मेरा ताजिकिस्तान के साथ था, क्योंकि वो एथलीट भी काफ़ी पुराना था और वो मेरे वेट में अक्सर आता है। हमारा एक दूसरे के साथ ही मुकाबला होता है, तो इस दफ़ा काफ़ी बेस्ट ऑफ 3 हो गया था हमारा। मतलब एक पुल वो जीता था, एक पुल मैं जीता था, तो ब्रोंज़ की फ़ाइट पे वो आ गया था मेरे मुकाबले में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला हुआ था, उसको हराकर फिर मैंने ब्रोंज़ मेडल जीता था। क्या बात है जैन, ये जो आलमी चैम्पियनशिप्स होती हैं या इस किस्म का कोई भी इवेंट होता है, जब आप वहाँ पर जाते हैं, आपकी मुलाकात होती है मुख्तलिफ ममालिक के कोचेस से, वहाँ के प्लेयर्स से, तो क्या सीखने को मिला आपको इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप से? खिलाड़ियों से मिलकर उनकी टेक्निक से कुछ सीखने को मिला, कोचेस से कुछ सीखने को मिला? जैसे कि ये हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप उज़्बेकिस्तान में थी, तो उनका उधर फेस्टिवल भी था एथनो स्पोर्ट्स का, जहाँ पे तकरीबन उनकी पूरी कंट्री आई हुई थी। तो ओबियसली उनका कल्चर देखने को मिला, और हमारे हमसाए मुल्क बांग्लादेश से भी एथलीट्स आए थे, अफ़गानिस्तान से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, और हमारे होटल भी बिल्कुल साथ साथ थे। तो हम एक दूसरे के साथ भी रहे, हमने टाइम भी स्पेंड किया। तो काफ़ी मतलब उनके साथ मैचेस भी थे हमारे, एक दूसरे के ओपोनेंट भी थे हम, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम एक दूसरे के साथ रहे हैं और बिल्कुल मतलब अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस। बहुत बहुत शुक्रिया जैन उमर वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते तरीके से आप नेक्स्ट चैम्पियनशिप के लिए भी जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे खुसूसी सेगमेंट होगा हमारा रबीउल अव्वल के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, कायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि रबीउल अव्वल चल रहा है और रबीउल अव्वल में हर तरफ खुशबुओं का सिलसिला और बहारों का सिलसिला देखने में मिलता है। पिछले जुमे को हमने खुसूसी तौर पर जो किया रबीउल अव्वल का प्रोग्राम, वो भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया। ये सिलसिला इसी तरीके से चला आ रहा है और हर साल होता है और बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान हमें देता है, वैसे ही रबीउल अव्वल जब आता है तो एक दिली मोहब्बत होती है। बिला तफरीक सब लोग जो है वो रबीउल अव्वल मनाते हैं। सो रबीउल अव्वल की अहमियत इस बात से उजागर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसवा हुस्ना हमारे लिए बेहतरीन जब नमूना है, उसी पर चलने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो हमारा रवैया लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अगर हम अपने आप को उनके उम्मती कहते हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें पहले इंसान बनाया, फिर मुसलमान और नबी का उम्मती बनाया, तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात आम लोगों के साथ कैसे थे, किस तरीके से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, कैसे पड़ोसियों के हकूक़, कैसे रिश्तेदारों के बच्चों के साथ सलूक, बुज़ुर्गों के साथ सलूक। हम जिस माशरे में रहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरा तश्कील किया। आज वो इस्लामी माशरा हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है और वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम भूल गए हैं, उन्हें दोबारा याद करने की ज़रूरत है। आइए इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर शहबाज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू की, नो डाउट तमाम मुसलमानों का इस पर अकीदा है कि बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात में जिस किस्म के थे, उसमें हर चीज़ की पहल उन्होंने अपने घर वालों से की और अल्लाह ताला ने भी वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीबी लोगों को सबसे पहले जो है वो दायरा इस्लाम में लेकर आए। तो घर वालों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या होता था? और आज हम बाहर वालों के साथ अच्छे मुंह से फिर भी बात कर लेते हैं, लेकिन घर में पहुंचते साथ बड़ी वो कड़वाहट के साथ जो है वो पेश आते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी नोक झोंक छोटी सी भी हो जाए तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो प्लीज़ बताइएगा इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने खुद कह दिया कि रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है तो हर सू एक बहार सी नज़र आती है, ठीक है। आप इसी मज़मून को अगर कुरान से समझना चाहेंगे तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ठीक, आखिरी हिस्सा हम इसका छोड़ रहे हैं। ठीक, इब्तदाई कहाँ से होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? एहसान किया। किसके ऊपर? मोमिनीन के ऊपर। जब आप एहसान की बात कर रहे हैं कि किसी के ऊपर एहसान किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये मैसेज क्या है? गोया ये मैसेज ये दे रहा है कि जिस शख्स के ऊपर एहसान हो रहा है, मोहसिन अपनी कोई ना कोई चीज़ उसके सपुर्द कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आइए इस तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हमारे लिए एहसान हैं, तो वो हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं, किस एतबार से हमें चेंज करना चाह रहे हैं, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हमसे तकाजा क्या है।
सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि जिस शख्स को कायद, रहबर या रहनुमा मान लिया जाता है तो इंसान उसको फॉलो करना शुरू कर देता है इसी तरह, ठीक है। और हमेशा से, अज़ल से, जब से इंसानियत है, यानी जब से इंसान ने ये आप कहते हैं ना कार्य दुनिया जो है वो शुरू किया है, उस वक्त से ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है कि इंसान का आगाज़ घर से होता है। बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल ने घर के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया, खियारुकुम लि अहली, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन तरीन हूँ। और उस शख्स को बेहतरीन तरीन इंसान करार दिया जो घर वालों के लिए सबसे क्या है, बिल्कुल बेहतरीन है। अब आइए यहाँ मैं एक वाकया रख देता हूँ। घर की इब्तिदा किससे होती है? खानदान की इब्तिदा किससे होती है? शोहर और बीवी, आप यूँ कहें कि एक फैमिली जिससे एस्टेब्लिश्ड होती है, इसी से जो है वो नस्ल आगे बढ़ती है, अफजाइश नस्ल का सिलसिला इसी से आगे बढ़ता है। अल्लाह के रसूल सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप दोनों के अगर मामूलात को देखा जाए तो हमें एक ऐसा खूबसूरत तरीन फैमिली सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आता है जिसकी मिसाल आज हम पेश करने से कासिर हैं। वो कि आज हम डेवलप दौर में रह रहे हैं, एडवांस दौर में रह रहे हैं। हम कभी किस नारे से जो है वो सामने आते हैं, कभी किस नारे से सामने आते हैं, मगर वो जो नमूना अल्लाह के रसूल ने पेश किया था हम आज भी वो पेश करने से कासिर हैं। एक वाकया मैं आपके सामने रखूंगा। एक दफ़ा एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, आकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपको अपने घर में दावत पर बुलाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है जब उन्होंने पहली दफ़ा कहा तो उन्होंने कहा कि आयशा भी आए। देखिए जुमला सुनिए, अल्लाह के रसूल की तरबियत का अंदाज देखिए, और फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिश का इज़हार कैसे फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिलजोई का अंदाज क्या है, कितना खूबसूरत अल्लाह के रसूल ने जो है वो तरीका अपनाया, अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा क्या आयशा भी आए? उन्होंने कोई जवाब ना दिया। दोबारा फिर अल्लाह के रसूल को दावत दी, या रसूलल्लाह आपने मेरे घर दावत पे आना है। उन्होंने फिर उसी जुमले को दोहराया कि हज़रत आयशा, क्या आयशा भी आए? और तीसरी दफ़ा जब उन्होंने अल्लाह के रसूल को दावत दी तो अल्लाह के रसूल ने जनाब आयशा का कहा कि आयशा भी आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जुमले से वो साहबी बांध गए कि अल्लाह के रसूल अकेले नहीं आना चाहते, सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा को साथ लेके आना चाहते हैं। ये था फैमिली सिस्टम। यहाँ से जो है वो क्या है, हमारे फैमिली सिस्टम की रूह जो है वो सामने आती है। फैमिली सिस्टम यहाँ से क्या निकलता है? आज भी अगर आप मुहद्दिसीन को, जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, उनको पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि फैमिली सिस्टम बुनियादी तौर पर एक तो नरम खुई के ऊपर चलता है और दूसरा एक दूसरे को समझने के ऊपर चलता है। सैयदा आयशा की दिलजोई के लिए अल्लाह के रसूल उन्हें साथ लेके जाना चाह रहे हैं। आज के दौरानिए में अगर ऐसा हो कि हफ्ते के 7 दिन जो है वो आप घर में खाना खाएं, 7वें दिन बीवी तकाजा करे तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। वो भी तो इंसान है भाई, उसका भी तो हक है कि वो आउटिंग भी करे, वो बाहर भी जाए, किसी अच्छी चीज से लुत्फ अंदोज हो। यही तो अल्लाह के रसूल यहाँ हम सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम चूंकि क्लासिकल मजहब को मानते हैं, ठीक, हम एक खास दायरे में रह रहे होते हैं, उस दायरे से आगे निकलकर चीजों को नहीं देखते। हमारे यहाँ दीन का तसव्वुर बुनियादी तौर पर कहाँ है? मस्जिदों के अंदर। वो एक मशहूर जुमला है ना कि जिस दीन के अंदर खुदा का तसव्वुर जो है वो मस्जिदों को महदूद हो, अगर आप उसके बाजारों में, गलियों में, चौराहों में, चौकों में अगर जाएंगे तो वहाँ दयानतदार लोग या मुखलिस लोग, ठीक, या खालिस चीजें बेचने वाले लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि वो तसव्वुर खुदा को मस्जिद के अंदर ही छोड़ के आ गए हैं। हमारा इस्लाम बुनियादी तौर पर क्या था? हम कहते हैं ना कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता-ए हयात। हमने उसको ज़ाब्ता-ए हयात बनाया ही नहीं है। हम प्रैक्टिशनर मुस्लिम बनने की कोशिश ही नहीं करते। जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ बनाया। यस, हस्बे ज़रूरत हमने इस्तेमाल कर लिए, इस्तेमाल कर लिया अपनी मर्जी के लिए। जो मन पसंद था ना हमारा, हमने उसको उठा लिया, और बाकी जो उसकी असल स्पिरिट थी उसको छोड़ दिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेटियों के साथ उनके मामलात किस तरीके से थे और वो किस तरीके से आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट करने चाहिए? बेटियों के साथ अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना ही कह दें, अल फातिमा बिदाअतुम मिन्नी, ये अल्लाह के रसूल का फरमान था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ठीक है, आप अगर उस वक्त के जो था ज़माना उसका तसव्वुर ज़हन में लाएं कि जब अल्लाह के रसूल की बेइज्जत होती है, यानी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और आप ऐलान नबुव्वत करते हैं, तो उस वक्त का क्या आलम था? लोग बेटियों के साथ क्या करते थे? बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बल्कि एक मशहूर वाक़या आपने अक्सर सुना होगा कि एक शख्स जो है वो कई अरसे बाद जो है वो सफ़र से वापस अपने घर आया, एक खूबसूरत बच्ची ने जो है वो दरवाज़ा खोला, वो बच्ची को देख के क्या हो गया? गमनाक हो गया कि ये क्या है मेरे, और गुस्सीला हो गया, और अपनी बीवी को कहता है इसको तैयार करो, और ख़ुद बाद में अल्लाह के रसूल को ये वाक़या भी सुनाता है। और उसने उसको तैयार किया, वो लेके गया अपनी बेटी को लेके गया। जब वो खोद रहा है घड़ा, तो वो बेटी क्या कर रही है? उसकी दाढ़ी के ऊपर अगर आ रहे हैं मट्टी आ रही है, खाक आ रही है, गर्दालूद हो रही है दाढ़ी, तो उसको साफ कर रही है, बाल साफ कर रही है। आखिर में उसने क्या किया? उस जालिम शख्स ने उस बेटी को उठाया और उठाकर उस घड़े में डाल दिया। और जब उस घड़े में डाला, ऊपर मट्टी डाल रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मैं जो है कहीं और जाके रह लूंगी, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, खुदारा मुझे ऐसा ना करो। तो उसने तब भी जो है उसके ऊपर रहम ना खाया, बल्कि क्या किया? उसको जिंदा दरगोर करके वापस आ गया। जब अल्लाह के रसूल को ये वाक़या उसने सुनाया तो अल्लाह के रसूल की आंखें जो है वो बहना शुरू हो गई, और आपने उससे मना कर दिया कि खामोश हो जा, तूने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मेरा दिल भी क्या है, कलेजा मुंह को आ रहा है। ठीक है, अल्लाह के रसूल का तो क्या आलम था? आप सफ़र पर जाते
जाते हुए भी क्या कहते, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को अलविदा कहते हुए जाते और उनका माथा चूमते, और वापस आते तो सबसे पहले किससे मिलते, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मिलते। और इससे भी अगर आप आगे बढ़कर देखें तो अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा तो ज़हरा को इस कदर मोहब्बत करते थे कि आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नमनाक किया, जिसने इसको गज़बनाक किया, गोया उसने मुझे तकलीफ दी, ठीक है। और जिसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी उसने क्या किया, यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। ये कुरान का फैसला है कि जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देगा गोया उसने अल्लाह को अज़ियत दी और वो लाइन है दुनिया और आखिरत। ठीक, ये बेटियों के साथ मामलात थे। आज हमारे मामलात क्या हैं? आज तो हम बेटियों को जो है वो क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं। हम ये समझते हैं शायद हमारे घर में बेटी पैदा होगी तो हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह के रसूल की नस्ल चल ही किससे रही है? आज सादात जो दुनिया में मौजूद है कहां से आए? ये सारे सैयदा फातिमा तो ज़हरा की औलाद में से आ हैं, हसनी हुसैनी सैयद जितने भी हैं हमारे सामने, ठीक है। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने बेटियों के मुताल्लिक तो यहां तक फरमाया कि लोगों जिसने 2 बेटियों की क्या की, तरबियत की, वो कैसे होगा? जन्नत में मेरे साथ होगा जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की और उनको अदब सिखाया, उनकी शादी कर दी, यानी उन्हें बेहतरीन जिंदगी दी, उसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नजा वाला शख्स कह दिया, यानी जन्नती शख्स है। ये बेटियों के साथ अल्लाह के रसूल के मामलात थे। मगर कता नजर इस बात के कि आज हम जो है वो मुसलमान तो हैं, मानने वाले तो हैं, लेकिन सिर्फ हमारा मानना कहां तक है, जुबान की हद तक है, अमल से हम उस चीज को साबित नहीं कर रहे होते। और वैसे भी अमल ही असल बुनियाद होती है। हम कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है। बहुत खूब डॉक्टर साहब इस बात पे भी फिर हम आते हैं कि हमारे घर के साथ ही पड़ोसी हमारे होते हैं और उन पड़ोसियों के हकूक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाए। देखिए, पड़ोसियों के हुकूक के मुतालिक अगर मैं आपको ये बात बता दूं तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक बताते हुए कहते हैं, जब मेरे पास जब ये आ रही थी ना वही, तो मुझे यूं लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी विरासत में भी शामिल हो जाए। ठीक, और पड़ोसियों के हुकूक थे क्या? अगर हम अल्लाह के रसूल को छोड़ें, असलाफ की बात करें ना, अल्लाह के रसूल ने तो बहुत कुछ किया पड़ोसियों के मुतालिक, बड़े इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिशकात की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से अगर तुम मोहब्बत करना चाहती हो, ताज़ीम का दम भरते हो, तो याद रखो पहली चीज़ क्या है, सच बोलना, दूसरी चीज़ क्या है, दयानत, और तीसरी चीज़ क्या है, पड़ोसी के हुकूक। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, उनके मुतालिक एक बड़ा मशहूर वाक़या है, ठीक है। गो कि इसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर बात की जा सकती है, लोग कह सकते हैं ये सही है या गलत है, क्योंकि वाक़या है। हम पहले ये कह रहे हैं ये वाक़या है और तरगीब के लिए होता है, फ़ज़ाइल के ज़िम्न में इसको बयान कर रहे हैं, ठीक है। हम अकायद के ज़िम्न में इसको बयान नहीं कर रहे हैं। उनके मुतालिक आता है कि वो घर बेच रहे थे, ठीक, उनके साथ जो है था पड़ोसी उनका, वो घर बेच रहा था, ये घर नहीं बेच रहे थे, और पड़ोसी जो है वो उस घर की डबल कीमत मांग रहा था। तो जो खरीदने वाला था वो बड़ा मुतजस्सिस हुआ, उसने कहा इसकी कीमत तो इतनी है और तुम डबल मांग रहे हो। उसने कहा मैं सिर्फ घर की कीमत नहीं मांग रहा, घर के साथ जो पड़ोस तुम्हें दे रहा हूं मैं असल में उसकी कीमत नहीं मांग रहा हूं। ठीक, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज था, ये हमारा जो है वो क्या था, असलाफ का तरीकाकार था। मगर आज क्या है, हम जो है इनफिरादी जिंदगी में इस कदर मगन हो गए हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ रहता कौन है, सलूक कैसा करना, ये तो दूर की बात है ना। ये तो बात की बातें हैं कि हमारा उसके साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, आपस में हमारे जो है वो रोज़ाना के मामलात, रूटीन के मामलात कैसे होने चाहिए। हमने घर में अगर गोश्त पकाना है तो जो हमारा असलाफ का तरीका था कि अगर कम है तो उसमें पानी डाल दो ताकि वो पड़ोसी को भी हदिया कर सको, वो तो बात की बातें हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस में रहने वाला शख्स कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, कितने लोग हैं। हाँ, ये बात हमें जरूर पता होगी। हम जो कि आजकल के ज़माने में जो है तनकीद जिसको हम कहते हैं, हमारी नुक्ताचीनी वाली आदत है, हमें ये पता होगा इस घर से कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। हमें ये नहीं पता होगा कि ये जिंदगी कैसे गुजार रहा है, इसके मामलात कैसे हैं। तो आपके सारे मामलात में मुझे ये समझ आई बात कि एक दिल में जो है एहसास पैदा करना होता है। डेफिनेटली हर चीज के लिए एहसास जरूरी है, चाहे घर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे बेटियों का मामला हो। डॉक्टर इकबाल ने एक फिलॉसफी दी थी ना मोहब्बत ना मुरव्वत ना खुलूस, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। ये हकीकत है हमारी आजकल के माशरे की। मुझे ये बताइएगा कि एहसास कैसे पैदा हो सकता है। देखिए, 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हम जब ये कह रहे होते हैं ना कि हम फलां शख्सियत या फलां ज़ात या फलां रिसालत रसूल से जो है हम जुड़े हुए हैं, देखिए तो फिर उसका कुछ तकाजा होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, ठीक है। वालिदैन, जब उनको वालिद कह दिया जाता है तो फिर अदब एहतराम हमारी जिम्मेदारी होती है। उस्ताद, जब आप उसको उस्ताद कह देते हैं तो फिर उसकी कही हुई हर बात पर अमल करना क्या होता है, लाजिम होता है। और यही एहसास है, इसी से एहसास जो है वो डेवलप होता है। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने लिए नेमत उज़्मा करार देते हैं तो फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि उस नेमत ने जो इनाम हमारे लिए किए हैं वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ हैं, अमली तौर पर कहाँ है हमारे पास, क्या अमली तौर पर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यही एहसास है। मसलन मैं आपको एक यहाँ बात बताता हूँ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक एक मशहूर कौल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबों में भी आजकल मौजूद है कि आपने जो है वो 12 साल में सूरह बकरा सीखी। कितने साल में? 12 साल में सूरह बकरा सीखी। अब जरा सोचें
कि 12 साल में, हालांकि सूरह बकरा पढ़ी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ऐसा शख्स जो रूटीन से कुरान नहीं पढ़ता, जिसके जुबान के अंदर यानी नुत्क के अंदर जो है वो कमी भी है, नक्स भी है, अगर वो भी पढ़ना चाहे तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। तो पौना घंटा, आप घंटा दे दें उसको, घंटे के अंदर वो पढ़ लेगा। लेकिन 12 साल में उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने यही सीखा कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो कलाम है, ये हमें दे क्या रहा है। अगर वो ये कहता है ना युकीमूनस सलात, तो इसका मफहूम क्या है? अगर वो ये कहता है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तो इसका मफहूम क्या है? अगर वो ये कहती है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो इसका मकसद क्या है? फलाह कैसे मिलेगी? ये चीज़ें एहसास हैं। असल में आपको अपनी शख्सियत को जो है वो आईने के सामने जैसे खुद को खड़े होकर आप संवारते हैं ना, ऐसे ही अपने बातिन को भी आपको संवारना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका बातिन कितना ताहिर है, कितना मुताहर है, आपका बातिन किस कदर खुशनुमा है, आपके बातिन के अंदर है क्या चीज़, और किस एतबार से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, इस तरफ अगर आप संजीदगी से सोच लेते हैं, आपकी फिक्र इस तरफ चली जाती है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर एहसास पैदा हो गया है। और वो एहसास जो बुनियादी तौर पर इंसानियत की क्या है? मिराज है। और जब इंसान अपने अंदर एहसास पैदा कर लेता है तो फिर वो मखलूक़ात के साथ जो उसका सलूक होता है, किस तरह का उसने सलूक रवा रखना है, ये सारी चीजें सीखना शुरू हो जाता है। और फिर इसी से अदब, और फिर इसी से इंसान आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो कहाँ एहसान के जुमरे में चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये बताइए कि इनफरादी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है, बहैसियत एक मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम माशरे को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? देखिए, मुसलमान, जब हम लफ्ज़ मुसलमान बोलते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी, जो अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ की, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, पहली जिम्मेदारी क्या है कि आपने अखलाक के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ना। किसी भी एतबार से कुछ भी हो जाए, कोई भी वाकया हो जाए, आपने अखलाक से नीचे नहीं आना। आपका अखलाक इस कदर खूबसूरत होना चाहिए कि जिससे भी आप गुफ्तगू कर रहे हों, जिसके साथ भी आप बैठे हों, चाहे जब भी उससे मिलें, जिंदगी में एक ही दफा मिलें, हमेशा से उसे याद रहे कि ये शख्स है। और अल्लाह के रसूल ने भी क्या फरमाया? बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तकमील के लिए आया हूं। किसकी तकमील के लिए? अखलाक की तकमील के लिए आया हूं। अब दूसरी बात यहां जो थी, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी, ये अखलाक के जुमरे में आ गया। व यदि, यदि का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी से कभी किसी दूसरे को कोई अजियत ना पहुंचे, आप इस्तेसाल करने वाले ना हों, बल्कि लोगों के लिए क्या युस्र पैदा करने वाले हों, आसानियां पैदा करने वाले हों, लोगों को जोड़ने वाले हों, लोगों को जो है वो क्या करने वाले हों? खैर और नफा देने वाले हों। ये पहली जिम्मेदारी है मुसलमान की। जब आप मुसलमानियत के पूरी तरह मुसलमानियत में जब आप दाखिल हो गए, तो फिर हम आगे निकलेंगे कि मोमिन की जिम्मेदारी क्या है और मोमिन कौन होता है। फिर हम मोमिन की तरफ जाएंगे, और मोमिन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि मोमिन कभी धोखाबाज नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक जो है वो हम अगले जुम्मे के लिए रखते हैं कि मोमिन कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शहबाज अब्बासी साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, सिर्फ ये सोचिए कि जो आप किसी के साथ मामला फरमा रहे हैं, अगर कोई आपके साथ वो मामला करे तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी तो कहता है कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें तो मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। तो जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे काम ऐसे जो कि आपको पैदा पता नहीं करने का जो है वो जरूर जरिया बना करें। इशफाक अहमद साहब की जो किताब है, ठीक है, इशफाक अहमद साहब की जितने भी जाविया 1, 2, 3, उसमें एक हर चैप्टर के आखिर में ये लाइन लिखी होती है, इसको तो ज़िंदगी के साथ आप जोड़ लें। वो लाइन ये है कि अल्लाह आप लोगों को आसानियाँ दे और अल्लाह आप लोगों को आसानियाँ बांटने का शर्फ भी दे। आइए बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। उससे पहले हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त। सुबह पाकिस्तान मुलाकात होगी मंडे को। मुझे रुशना को और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। एंजॉय करें अपना वीकेंड, खुश रहें, खुश रखें। बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सादत हासिल करें जनाब दानिश खिताब। हुजूर ऐसा कोई इल्तिज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इल्तिज़ाम हो जाए, सलाम के
जाए।